वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो भाई आप सब? गुड मॉर्निंग। महावीर जी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हो? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए, मैंने लास्ट सेशन में आपको नंबर ऑफ ज़ीरो करवाए थे। उम्मीद करती हूँ उसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। बताइए कोई डाउट है क्या? जल्दी से बताओ स्टूडेंट, कोई डाउट है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है? राधे राधे नेहा जी। ठीक है, तो मैंने लास्ट सेशन में आपको ये भी कहा था कि आप एक बार अच्छे से परसेंटेज का बेसिक प्रिपेयर कर लें। क्या आप सबने परसेंटेज का बेसिक प्रिपेयर कर लिया है? अच्छा भाई, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो अपने सिर्फ फ़ोन के नाम से ही जुड़ते हैं, जैसे 2 से 3 बच्चे यहाँ आईफोन के नाम से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ वो अपना नाम एंटर करें, अदरवाइज कल से उन्हें कनेक्ट नहीं किया जाएगा क्लास में। ठीक है? और एक स्टूडेंट ऐसा है कि बार बार राधा कृष्णा एकेडमी की ही आईडी बनाकर कनेक्ट हो रहा है, तो ऐसा मत करो। ठीक है? अदरवाइज आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी रिमूव कर दिया जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बताइए जी, किसी को परसेंटेज के बेसिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक स्टार्ट करते हैं। राधे राधे नितेश जी। ठीक है मंजू, बाकी सभी? वॉइस प्रॉब्लम? कोई बात नहीं महावीर, लेकिन आपको परसेंटेज का बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अच्छे से। ठीक है? चलिए बताइए, किसी को वॉइस प्रॉब्लम है भाई? अभी एक मैसेज आया था, वॉइस प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर आज प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है? प्रॉफिट और लॉस आप सभी जानते हो, आप इसे लाभ और हानि के नाम से जानते हो। लाभ और हानि के नाम से जानते हो। राहुल जी, अगर आपको वॉइस प्रॉब्लम है तो आप प्लीज एक बार रिमूव करके दोबारा से ऐड हो जाओ। ठीक है? और किसी को भी वॉइस प्रॉब्लम नहीं है। लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ पर 3 से 4 कुछ वेरिएबल्स की बात होती है। उन वेरिएबल, वो वेरिएबल कौन कौन से हैं, प्राइस कौन कौन से हैं, उनके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी। 3 चीजें होती हैं आपके पास, एक एक पॉइंट उठाएंगे, उसको अच्छे से पहले क्लियर कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट, कॉस्ट प्राइस। हिंदी में हम इसे कहते हैं क्रय मूल्य। हिंदी में हम इसे कहते हैं क्रय मूल्य। सबसे पहला पॉइंट कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। बताइए क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है क्रय मूल्य? क्रय मूल्य को बेसिकली कहते हैं खरीदना, खरीदा गया भाव। किसी वस्तु को हमने जिस रेट पर खरीदा है उसके लिए हम यूज करते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है जी? अब मैं बात टोटली आपसे क्रय मूल्य के बारे में ही करने वाली हूँ, कॉस्ट प्राइस के बारे में ही करने वाली हूँ। कॉस्ट प्राइस को, और जैसे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्रय मूल्य आएगा, यानी कि जब भी खरीदे गए भाव की बात होगी तो इसे प्रॉपर ना लिख के हम इसे सीपी लिख के चलेंगे। तो अब के बाद मैं जहां जहां भी सीपी लिखूंगी आप समझ जाना कि कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, यानी कि क्रय मूल्य की बात हो रही है। ठीक है जी? बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? अभी मैंने सिर्फ एक नाम ही लिखा है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोल के चलेंगे। ठीक है जी?
इसका मतलब क्या होता है कि जिस रेट पर हम किसी चीज को खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी कि सीपी कहते हैं। अब मुझे ये बताइए, ये तो है सीपी, फिर आता है सेलिंग प्राइस, जिसको आप कहते हैं विक्रय मूल्य। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसपी बोल के चलेंगे। और एक होता है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। पहले इनके नाम को पहचान लेते हैं हम। जहां पर भी आएगा एमआरपी आएगा वहां पर मैं एमपी लिख के चलूंगी या फिर एमआरपी लिख लेंगे। एमआरपी कहते हैं हम बेसिकली से, एमआरपी बोल देंगे। ठीक है जी। ये तीन नाम है आपके, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है, एमआरपी यानी कि मार्क प्राइस जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, अंकित मूल्य। ठीक है जी। अब बात करती हूं मैं सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस की, क्योंकि पहले हम कॉस्ट प्राइस को कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद आगे चलेंगे। अब स्टूडेंट एक तो होता है कॉस्ट प्राइस, एक तो होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है परचेजिंग प्राइस। परचेजिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस को भी खरीदा गया ही बोलते हैं और परचेजिंग प्राइस को भी खरीदा गया ही कहा जाता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है तो क्या, डिफरेंस है नहीं है तो क्यों, बताइए। कॉस्ट प्राइस और परचेजिंग प्राइस दोनों में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट प्राइस क्या होता है और परचेजिंग प्राइस क्या होता है? आप क्या जानते हो? मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि हम लोग सामान खरीदते भी हैं, सामान बेचते भी हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और परचेजिंग प्राइस क्या होता है। देखते हैं कौन बताएगा। मोस्टली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस पहले पढ़ा हुआ है। कॉस्ट जो उसके ऊपर खर्चा हुआ है, ओके। और परचेजिंग प्राइस क्या होता है? एक से ही लग रहे हैं। चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं मैथ्स के लैंग्वेज में, अपने जो हमें क्वेश्चंस करने हैं उनकी भाषा में, ठीक है। बिल्कुल मनप्रीत, आपने सही कहा, बिल्कुल सही है आपकी डेफिनेशन। अगर मैं आपसे अपने क्वेश्चंस की लैंग्वेज में बात करूं तो 99% क्वेश्चन में दोनों चीजें सेम रहेंगी। 99% क्वेश्चंस के अंदर ये दोनों चीजें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ठीक है, सिर्फ 1% ऐसा चांस है कि ये दोनों चीजें अलग अलग एग्जामिनर दे सकता है। अब यहां पर कॉस्ट प्राइस क्या होता है और परचेजिंग प्राइस क्या होता है, बात करती हूं उसकी। मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट प्राइस और परचेजिंग प्राइस क्या रहता है? सिमिलर रहता है, सेम रहता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहां पर परचेजिंग प्राइस के मुकाबले कॉस्ट प्राइस हमेशा बड़ा रहता है। परचेजिंग प्राइस के मुकाबले कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या रहता है? बड़ा रहता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है वो देखो। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? किसी भी आर्टिकल को, किसी भी वस्तु को बेचने तक जितना खर्चा उस चीज के ऊपर लगता है, जितनी कॉस्ट हम उस चीज के ऊपर लगा देते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिकली कॉस्ट प्राइस। किसी भी आर्टिकल के बेचने तक, किसी भी आर्टिकल के बिकने तक जितना खर्चा हम उस आर्टिकल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट में, जितना भी खर्चा हम कर सकते हैं, उसको और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए जितनी भी हम कॉस्ट लगा सकते हैं, उन सबको ऐड करके आपका क्या निकल के आता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए मैं दूं कि मैंने एक पेन खरीदा जो कि 40 रुपए का है। ठीक है, मैंने एक पेन खरीदा, मैं कोई शॉपकीपर हूं, मैंने कुछ पेन खरीदे जिसमें एक पेन की कीमत कितनी है? 40 रुपए। तो ये 40 रुपए क्या है भाई? मेरा परचेजिंग प्राइस।
40 रुपए क्या है मेरा, इसके ये क्या है परचेजिंग प्राइस। ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रही हूँ सपोज मैं एक शॉपकीपर हूँ, मुझे कुछ पेन खरीदने हैं, इसके लिए मैंने क्या किया, एक पेन खरीदा जिसकी कीमत कितनी है भाई 40 रुपए। मैंने एक पेन खरीद लिया कितने रुपए का, 40 रुपए का। अब आपको तो नहीं पता कि मेरे पास एक अच्छी क्वालिटी का पेन है या नहीं है, तो उस चीज को सेल करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर मैंने एडवर्टाइजमेंट करवाई। ठीक है, आप देखते होंगे अक्सर शॉप्स के बाहर बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं और उनके ऊपर किसी ना किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हुई होती है, ठीक है, ऐड होती है। तो 40 रुपए का पेन था, मैंने इसके ऊपर क्या किया, 10 रुपए का खर्चा कर दिया इसकी ऐड करने पर। अब ऐसा तो नहीं होगा ना स्टूडेंट कि ये जो मैंने 10 रुपए का खर्चा किया ये अपने सिर से किया या मैं घर से पैसे निकाल के डालूंगी, ऐसा तो नहीं होगा। हम तो ये पैसा कहाँ से पूरा करेंगे, इस पेन से ही तो पूरा करेंगे। तो मैं क्या कहूंगी, 40 रुपए का पेन है, 10 रुपए इसके ऊपर कॉस्ट और लग गई, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी बन गई इसकी 50 रुपए। और मार्केट में पेन बेच दिया कितने रुपए का, 50 रुपए का। बताइए कोई दिक्कत है? बिल्कुल अंजलि, आपका आंसर भी सही है। बताइए आपको क्लियर हुआ कॉस्ट प्राइस क्या होता है और परचेजिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस बेसिकली हम क्या कहते हैं कि किसी भी आर्टिकल के बिकने तक जितना खर्चा, जितनी कॉस्ट हम उस आर्टिकल के ऊपर लगा सकते हैं, उन सबको मिलाकर जो टोटल वैल्यू आती है वो हमारी कॉस्ट बन जाती है। कोई दिक्कत किसी को? जितने भी स्टूडेंट यहाँ कनेक्ट हैं जल्दी से बताइए, तभी आगे चलूंगी। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, बेचना। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, बेचना। जी बिल्कुल प्रज्ञा, एग्जाम्पल में जो टोटल जो कॉस्ट प्राइस है ना, जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, परचेजिंग प्राइस नहीं कह सकते हम इसे, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो 50 रुपए हुआ। ठीक है, परचेजिंग प्राइस तो 40 रुपए था ना, 10 उसके ऊपर कॉस्ट आई, मैंने उस पेन को बेचने तक उसके ऊपर 10 रुपए का खर्चा और कर दिया। ठीक है, तो टोटल जो कॉस्ट बनी मेरी वो कितने रुपए बन गई, 50 रुपए बन गई। तो अब जो मार्केट में वो पेन बिकेगा वो 50 का बिकेगा। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। यहाँ तो एक ही शब्द का यूज होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसे एसपी लिख के चलूंगी। जहां पर भी एसपी लिखा जाएगा समझ जाना कि विक्रय मूल्य की बात हो रही है। विक्रय मूल्य क्या होता है, बेचा गया भाव, बेचा गया भाव। ठीक है जी, किसी भी चीज को बेच रहे हो आप, जितने रुपए में बेच रहे हो उसको हम सेलिंग प्राइस कहेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं चलती हूँ आगे आपके पास मार्क प्राइस पर। आगे चलते हैं हम। मार्क प्राइस जिसे आप अंकित मूल्य कहते हैं। एक होता है लिस्ट प्राइस जिसको हम सूची मूल्य कहते हैं। आप अक्सर जब डिस्काउंट वाले क्वेश्चन करते हो ना, ये बेसिकली डिस्काउंट में यूज होता है। ठीक है, हम बीच में ही करेंगे डिस्काउंट के क्वेश्चन भी, इसी में ही मैं इंक्लूड करूंगी, यानी कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट हम इकट्ठा लेके चलेंगे। ठीक है, मार्क प्राइस को हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य और लिस्ट प्राइस को कहते हैं सूची मूल्य। आप अक्सर अपना बुक उठाना, आज बुक में चेक करना, आपके पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स के अंदर लिखा होगा सूची मूल्य। ठीक है, क्या लिखा होगा, सूची मूल्य यानी कि लिस्ट प्राइस। दोनों में क्या डिफरेंस है, एमआरपी और लिस्ट प्राइस में क्या डिफरेंस है, बताइए। एमआरपी और लिस्ट प्राइस में क्या डिफरेंस है? सेम है, ओके। बाकी मंजू कंफर्म है कि ये 101% सेम ही होंगे? श्योर है? जो कह रहे हैं सेम है, सुमित जी, अंजलि, तो क्या आपको 100% कंफर्म है कि ये सेम होता है? बहुत सारी कंडीशन ऐसी आती हैं जहां पर 99.9% सेम।
बिल्कुल मनप्रीत, सही कहा आपने, सेम नहीं होता। साक्षी काम्बोज, देखिए क्या है कि वही अगर मैं मैथ्स की लैंग्वेज में बात करूं तो 99% क्वेश्चन में सेम रहता है। अगर मैं प्रॉपर बैंकिंग मेंस में चली जाऊं या फिर सीजीएल मेंस में चली जाऊं तो वहां पर चीजें अलग अलग दिखनी शुरू हो जाती हैं। जब आप सीजीएल मेंस लेवल पर जाओगे या फिर बैंकिंग मेंस में जाओगे, प्रीलिम्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मेंस की बात कर रही हूँ, तो ये दोनों चीजें अलग अलग नजर आनी शुरू होंगी। लेकिन जब आप एसएससी का कोई भी नॉर्मल एग्जाम दो या फिर आप एचएसएससी की पेपर दे रहे हो, रेलवेज का पेपर दे रहे हो, तो ये दोनों चीजें जो रहती है ना वो सेम रहती हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है वो बता रही हूँ। एमआरपी क्या होता है? आपने कोई पैकेट खरीदा, आपने कोई बुक खरीदी या फिर आपने कुछ भी सामान खरीदा, उस सामान के ऊपर एक रेट लिखा होता है, एक प्राइस लिखा होता है ना, एक प्राइस लिखा होता है। अब जो वो प्राइस होता है ना उसको हम एमआरपी कहते हैं। जो प्राइस होता है उसको क्या कहते हैं? एमआरपी कहते हैं। नीतीश, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये एमआरपी है, एमआरपी को क्या कहते हैं हम? अंकित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एमआरपी को अंकित मूल्य कहते हैं। और एमआरपी क्या होता है बात करते हैं उसकी। आपने कोई सामान खरीदा, उस सामान को खरीदते हुए आप उस बुक को, सपोज आपने कोई बुक खरीदी, उसको कभी आगे से देखते हो कभी पीछे से देखते हो। आप उसके ऊपर क्या देख रहे होते हो? उसका प्राइस चेक कर रहे होते हो कि इसके ऊपर क्या प्राइस है। जो उसके ऊपर प्राइस लिखा होता है ना उसको हम क्या कहते हैं? एमआरपी कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं उसे? एमआरपी कहते हैं। बिल्कुल, किसी भी चीज को एमआरपी से ज्यादा रेट पर नहीं बेच सकते। बिल्कुल सही कह रहे हो प्रज्ञा आप। या तो वो चीज एमआरपी पर ही बिकती है या फिर कुछ डिस्काउंट देके बिकती है। तो एमआरपी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एमआरपी क्या होता है। आपने कोई भी सामान खरीदा, इस टाइम आप सबके हाथ में एक एक रजिस्टर होगा, प्लीज अपने रजिस्टर में देखिए, कहीं ना कहीं प्राइस लिखा होगा लास्ट में। बिल्कुल लास्ट वाले पेज में आपको प्राइस मेंशन होगा, आप उस प्राइस को देखिए, प्राइस क्या है, जो भी प्राइस लिखा है वही उसका एमआरपी है। लेकिन बेसिकली वो रजिस्टर आपको उस रेट पे नहीं मिला होगा, कुछ कम रेट पर ही मिला होगा। ठीक है, फिलहाल मैं बात कर रही हूँ अब आगे लिस्ट प्राइस की, कि लिस्ट प्राइस क्या होता है। लिस्ट प्राइस, जैसे हम अलग से कोई भी रेट मेंशन कर देते हैं, एक लिस्ट रेडी करते हैं उसके ऊपर कोई भी अलग से रेट मेंशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग में जैसे आप लोग अमेज़न से कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो, आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे कोई एक शर्ट है जो कि आपको सामने दिखाई दे रही है, सपोज वो शर्ट 400 रुपए की है, कोई बिग सेल है उसमें वो शर्ट कितने की है? 400 रुपए की है। लेकिन कुछ टाइम हो गया, कुछ टाइम बीतने के बाद आपकी ये जो शर्ट है ये नहीं सेल हो पाई। अब वो क्या करेंगे? इस एमआरपी को हटा देंगे यहाँ से, और हटाने के बाद नीचे लिख देंगे 50% ऑफ और नीचे लिख देंगे 200 रुपए। ठीक है, जो लिस्टिंग कम से कम प्राइस में हम खुद कर सकते हैं उसको हम लिस्ट प्राइस कहते हैं। जो रेट कम से कम हम खुद से दे सकते हैं, खुद लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लिस्ट प्राइस। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस सिमिलर रहता है। 99% क्वेश्चंस के अंदर जो आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम्स के अंदर एमआरपी और लिस्ट प्राइस जो होता है वो सेम रहता है। ठीक है, अब कुछ ये भी सोच रहे होंगे जब सेम ही रहना तो क्यों बताया? वो इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों में बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सीजीएल लेवल भी प्रिपेयर कर रहे होंगे और बैंकिंग लेवल भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। प्रिपेयर करो या ना करो, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। एमआरपी क्या होता है ये पता होना चाहिए, लिस्ट प्राइस क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये आपकी डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, जिस चीज को आप यूज करते हो डेली में। ठीक है, चलिए ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, एमआरपी क्या होता है और लिस्ट प्राइस क्या होता है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, अभी मैंने आपसे जो बात की वो सिर्फ कॉस्ट प्राइस के बारे में की, सेलिंग प्राइस के बारे में की, देन आपसे जो बातें की मैंने वो एमआरपी के बारे में की। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की हेल्प से निकल के आता है प्रॉफिट, जिसको आप लाभ कहते हो। अब जब हम अपने स्कूल टाइम में इन चीजों को पढ़ते थे ना, ठीक है, अब जिन्होंने आज से 2-3 साल पहले या फिर 4-5 साल पहले जिनका मास्टर्स हुआ होगा, ठीक है,
उन्हें पता होगा कि हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा करते थे। हमें थर्ड स्टैंडर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस करवा दिया जाता था। थर्ड स्टैंडर्ड से हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना स्टार्ट कर देते थे, तीसरी क्लास से। ठीक है, समझ रहे हो? यानी कि हम थर्ड क्लास से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन होता क्या है बेसिकली अभी तक हमें इसके फॉर्मूले याद नहीं होते। तो आपको भी मैं फॉर्मूले ही बता रही हूँ, लेकिन आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना। आपको जितनी भी चीजें लेके चलनी है वो अपने माइंड में बिठा कर चलनी है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे पता है आपको याद नहीं है, और अगर मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूले बताती जाऊँ ना, तो फॉर्मूले से आप कभी चल भी नहीं पाओगे। तो बेसिकली ये देखते हैं कि हमें प्रॉफिट होता कब है। सबको पता है प्रॉफिट कब होता है, जब आप किसी सामान को, किसी प्रोडक्ट को कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देते हो, तो आपको प्रॉफिट होता है। जैसे आपने कोई पेन खरीदा 10 रुपए में, यानी कि आपकी कॉस्ट है 10 रुपए की, लेकिन आपने उसी सामान को बेच दिया 12 रुपए में। लेकिन आपने उसी सामान को बेच दिया कितने रुपए में? 12 रुपए में। तो आप मुझे बताइए, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? जल्दी से बताइए, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? बिल्कुल प्रॉफिट। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे बताओ इसमें क्या कुछ अलग था? क्या कुछ इन दोनों में अलग था? क्या मैंने कुछ अलग बताया? नहीं। क्या आपने कोई फॉर्मूला लगाया? नहीं। आपको पता है कि जितने में आपने किसी सामान को खरीदा, उसमें कुछ और बढ़ाकर आपने उस चीज को बेच दिया। यानी कि अगर आपको पता है बड़े में से छोटा घटाया जाता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हो तो हमेशा प्रॉफिट होता है। मैं फिर से बोल रही हूं, मैं यहाँ फॉर्मूला फॉर्मेशन लिखवा जरूर रही हूं, लेकिन आपको किसी भी फॉर्मूले को याद नहीं करना। आपको चीजों को धीरे धीरे हर एक पॉइंट को समझ के चलना है कि प्रॉफिट कब होता है। बेशक आज क्वेश्चन हम ना करें, लेकिन बेसिक इतने अच्छे से कर लें कि आगे हमें बेसिक करने की जरूरत ना पड़े, बस क्वेश्चन चलते रहे हमारे। ठीक है, मैंने फिर से बोल रही हूं कि जब हमने किसी सामान को कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया, तो उस कंडीशन में हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉस कब होता है? लॉस को आप क्या कहते हैं? हानि। लॉस को आप क्या कहते हैं? हानि। हानि कब होती है? जब आप किसी सामान को खरीदते तो ज्यादा में हो। जैसे आपने वही पेन 10 रुपए में ही खरीदा, लेकिन ये पेन 10 रुपए का बिक नहीं रहा या ज्यादा का बिक नहीं रहा, तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो? इस पेन को 8 रुपए में बेच देते हो। आप कोई सामान 10 रुपए का खरीद कर लाए और उसी सामान को आप 8 रुपए में बेचने लग रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? लॉस। बिल्कुल। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यानी कि खरीदा गया भाव अब बड़ा है बेचे गए से। बिल्कुल नेहा, सही कहा आपने। बताइए, प्रॉफिट और लॉस निकालने में कोई दिक्कत है आपको? प्रॉफिट और लॉस निकालने में कोई भी प्रॉब्लम है आपको कि प्रॉफिट कैसे होता है और लॉस कैसे होता है? उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ प्रॉफिट परसेंटेज की। प्रॉफिट परसेंटेज की यानी कि लाभ प्रतिशत में। अब प्रॉफिट परसेंट में कैसे निकलता है? वही बता रही हूं अंजलि, अब प्रॉफिट किस पे निकलता है और लॉस किस पे निकलता है। प्रॉफिट परसेंट जब भी निकालना है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। हिंदी वाले लिख लें, लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य गुना 100। आपको जब भी प्रॉफिट होता है वो हमेशा आपकी कॉस्ट पर होता है, यानी कि क्रय मूल्य पर होता है, खरीदे गए भाव पर होता है। बिल्कुल मंजू, आपको प्रॉफिट हो या फिर आपको लॉस हो, वो हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस पर ही होगा, यानी कि सीपी पर ही होगा। बताइए, कोई दिक्कत? क्या कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है, यानी कि आपको अगर हानि प्रतिशत में निकालनी है, तो भी आप लिखोगे लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। हानि डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य गुना 100।
कभी भी आपको प्रॉफिट हो या कभी भी आपको लॉस हो, वह हमेशा आपके खरीदे गए भाव पर होगा, यानी कि क्रय मूल्य पर होगा। आप मुझे बता सकते हैं कि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही क्यों होता है प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस पर ही क्यों होता है लॉस? क्योंकि नीतीश यहाँ पर आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट क्लास में है, ठीक है, यहाँ पर आपसे कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है और सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन आपका पढ़ने पर है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। और ये फैक्ट है, ऑनलाइन में बहुत अच्छे से मैथ्स तो बहुत अच्छे से समझ आता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? आप मुझे बताओ कि आपको हमेशा प्रॉफिट या हमेशा लॉस कॉस्ट प्राइस पर ही क्यों होता है? बताइए। बिल्कुल मनप्रीत, सही कहा आपने, क्योंकि जो भी प्रोसीजर आपका स्टार्ट होता है, बस इतना ध्यान रखना, प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट कब होगा? जब आपने किसी चीज को खरीदा होगा, खरीदने के बाद आपने उसे बेचा होगा, तब आपको पता चला कि आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन बेचने से भी पहले आपको उस चीज को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? हमेशा खरीदना पड़ेगा। कभी भी आप किसी चीज को खरीद रहे हो, फिर उसको बेच रहे हो, फिर आपको पता चल रहा है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। अब कुछ ये समझते हैं जी प्रॉफिट या लॉस का पता तो हमें बेचने के बाद पता चलता है। बिल्कुल सही है, आपको बेचने के बाद पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लेकिन उस बेचने के लिए भी तो आपको सामान को खरीदना पड़ेगा। जिस रेट पर आप उस सामान को खरीद रहे हो, जिस रेट पर आप उस सामान को खरीद के लाते हो, उसको उसी पर हमें प्रॉफिट या उसी पर हमें लॉस को कैलकुलेट करना होता है। और ऐसा तब तक होगा जब तक एग्जामिनर नहीं बोलेगा आपको कुछ। अगर एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आपको 20% का मुनाफा हो रहा है, तो समझ लेना मुनाफा आपको आपकी कॉस्ट प्राइस पर हुआ। अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि आपको 12.5% की हानि हो रही है, तो समझ लेना कि 12.5% का जो लॉस हुआ है वो कॉस्ट पर ही हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको ये कह दे कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो सेलिंग प्राइस पर हुआ है, तो आपको जितना भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा वो सारा का सारा आपकी सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट होगा। जितना भी लॉस आपको कैलकुलेट करना होगा वो सारा का सारा आपका सेलिंग प्राइस पर ही कैलकुलेट होगा। समझ आ गया? लेकिन ऐसा कब होगा? जब एग्जामिनर आपसे स्पेशली बोलेगा कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है या आपको जो लॉस हो रहा है वो आपके सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, यानी कि बेचे गए भाव पर हो रहा है, तब हमें ऐसा करना होगा, अदरवाइज हमें ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना, ठीक है। अब तक मैंने जितना भी बताया, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ, अदरवाइज हम आगे एमआरपी वाले पोर्शन पर चलते हैं। जितनी फॉर्मूला फॉर्मेशन आज बन सकती है मैं सारी बनवाऊंगी, और आज की क्लास में हम ये फॉर्मूले से सारे बेसिक को कवर कर रहे होंगे। बिल्कुल, अगर एग्जामिनर मेंशन करेगा तो ठीक 2 से 4 क्वेश्चन के बाद मैं इस टाइप के क्वेश्चन करवाने आपको शुरू कर दूंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर मैंने आपसे बात की प्रॉफिट की, लॉस की, प्रॉफिट परसेंटेज की और लॉस परसेंटेज की। अब मैं बात करती हूं आपसे डिस्काउंट की। बिल्कुल राहुल, मैं रिपीट कर देती हूँ, मैंने सिर्फ आपको ये बोला है कि कभी भी हमें प्रॉफिट होगा या कभी भी हमें लॉस होगा, ठीक है। हाँ, वही सेलिंग प्राइस वाला ही बता रही हूँ। कभी भी हमें प्रॉफिट होगा या कभी भी हमें लॉस होगा, वो हमेशा हमारी एक्चुअल में, वास्तविक में, ओरिजिनलिटी में वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, यानी कि खरीदे गए भाव पर होता है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि आपको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, या जितना भी आपको लॉस हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, अब आपसे स्पेशली मेंशन किया गया आपको कि आपका सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट हुआ, आपको सेलिंग प्राइस पर लॉस हुआ, तो जो आप लिख रहे हो ना प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो वहां पर उसकी जगह पर एसपी का यूज हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से चीजों का यूज होगा वो हमें प्रॉपर पता, क्वेश्चंस के अंदर जाके पता चलेगा। क्लियर? अब बात करती हूं मैं आपसे एमआरपी और डिस्काउंट के बारे में। चलिए, अब डिस्काउंट क्या होता है?
जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमआरपी पर मिलता है। मनप्रीत बिल्कुल सही कह रहे हो आप ध्यान रखिएगा, हम एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू डिस्काउंट। अंकित मूल्य में से अगर आप विक्रय मूल्य घटा देते हो तो आपको छूट मिलती है, यानी कि बट्टा प्राप्त होता है। डिस्काउंट को हम छूट कहते हैं, आप सबको पता है। हिंदी में इसे बट्टा भी कहा जाता है। आप इसे लिख सकते हो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है जी। अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं कह रही हूं आपने कोई बुक खरीदनी है, सपोज ये कोई बुक है, आपने ये बुक खरीदनी है, इस बुक का रेट है भाई 300 रुपए। इस बुक का रेट क्या है 300 रुपए, इसके ऊपर मेंशन है 300 रुपए, तो ये क्या हुआ इसका एमआरपी, ये क्या हो गया भाई एमआरपी। अब आप दुकान पर जाते हो, वैसा तो नहीं करते कि आप एमआरपी पर ये बुक खरीद लोगे, आपको ये बुक चाहिए, आपको ये बुक चाहिए, आप क्या बोलते हो भाई ये बुक कितने की है, दुकानदार कहता है वैसे तो इसका एमआरपी 300 रुपए है, आप ऐसा करो 250 रुपए में ये बुक ले जाओ। आप क्या करो 250 रुपए में ये बुक ले जाओ, आप खुश हो जाते हो कि आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 50 रुपए का क्या मिल गया डिस्काउंट मिल गया। आपने 300 रुपए वाली चीज 250 रुपए में खरीदी, यानी कि आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। अब मुझे ये बताओ ये जो 250 रुपए है ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है, क्या है ये 250 रुपए क्या है, बिल्कुल सेलिंग प्राइस है। ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, आप जो पैसा दुकानदार को दे के आते हो किसी भी चीज के बदले, वो हमारे लिए क्या बनता है सेलिंग प्राइस बनता है। ठीक है, जो पैसा आप दुकानदार को दे देते हो उसको आप क्या कहोगे, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। आपने कोई भी सामान लिया, उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट मिला और उसके बदले कुछ पैसा आपने दुकानदार को दिया, उस वैल्यू को आप क्या बोलोगे सेलिंग प्राइस बोलोगे। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको ये पता चल गया कि आपने एमआरपी में से सेलिंग प्राइस को माइनस किया, तभी आपका क्या आया डिस्काउंट आया। यही चीज मैंने यहां मेंशन करवाई थी। ठीक है, फिर से कह रही हूं किसी भी फॉर्मूला फॉर्मेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, कहीं से रटने बैठ जाओ ऐसा मत करना। ठीक है, अब हम खुश तो हो जाते हैं 50 रुपए का डिस्काउंट मिला, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला। ठीक है, हम कहीं भी ये नहीं सोचते कि हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला। तो आप बताइए हमें यहां से कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला। बिल्कुल बिल्कुल राहुल सही कह रहे हो आप, लेकिन हमें कुछ चीजों को माइंड में भी तो बिठाना है ना राहुल, है ना। तो इसलिए बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि एमआरपी में जो भी डिस्काउंट मिला उसके बदले जो भी आपने पैसा दिया दुकानदार को, उसके लिए हम एसपी का यूज करेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए हमें कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला। बहुत बढ़िया मंजू, देखो हमें डिस्काउंट मिला 50 रुपए का, किससे मिला होगा भाई, डिस्काउंट किससे मिला, एमआरपी से मिला या फिर हमें सेलिंग प्राइस से डिस्काउंट मिला। हमें तो एमआरपी से डिस्काउंट मिला ना, एमआरपी में से वैल्यू कम हुई, तो एमआरपी कितना 300 गुना 100, आप इसे कैलकुलेट कर लो, आपकी वैल्यू आएगी 16.66%, या फिर आप इसे बोल सकते हो 16 से ही 2/3%। ठीक है, 16.66% या फिर 16 से ही 2/3%, बिल्कुल सही आंसर है आप सबका। बात समझ आई। तो यहां से हमने डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या यूज किया है, यहां से हमने डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या यूज किया है, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100, छूट डिवाइडेड बाय अंकित मूल्य गुना 100, छूट डिवाइडेड बाय अंकित मूल्य गुना 100। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, क्लियर है ना यहां तक की चीजें।
तो चलिए अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ। मैंने बोला एक आर्टिकल है जिसका एमआरपी है 100 रुपए। यहां से भी हम फॉर्मूला ही बनाने वाले हैं। इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल गया 10% का। यहां पर आपको डिस्काउंट मिला कितने परसेंट का? 10% का। तो आप सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगा? सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगा, कितना होगा? सबको पता होगा, कोई चीज 100 रुपए की है, उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट मिल जाए तो चीज कितने की मिलेगी बताओ? 90 की। क्या रहा होगा भाई यहाँ? 90। हुआ क्या होगा? 100 के ऊपर 10% का डिस्काउंट निकाला होगा, तो 10 का ही डिस्काउंट मिला होगा। यानी 100 वाली चीज में 10 का डिस्काउंट मिल गया, यानी वो चीज कितने रुपए में हमें मिली होगी? 90 में। तो आप कहोगे इसका सेलिंग प्राइस होगा भाई 90 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये 90 किन किन तरीकों से आ सकता है, अब मुझे बात करनी है उसकी। यानी कि अगर आपको एमआरपी की हेल्प से सेलिंग प्राइस निकालना है, अगर आपको लिख लेना ऊपर कि अगर आप एमआरपी की हेल्प से जब आप सेलिंग प्राइस निकालते हो तो क्या कर सकते हो? आप लिख सकते हो सेलिंग प्राइस बराबर एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। क्या आप ऐसा लिख सकते हो? क्या आप ऐसा लिख सकते हो? अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो यहां से सेलिंग प्राइस आपका 90 आना चाहिए। एमआरपी कितना? 100। 100 माइनस डिस्काउंट कितना? 10 का, डिवाइडेड बाय 100। आप कहोगे 100 से 100 कट जाएगा, 100 में से 10 गए, कितना आ गया? 90। तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस आ गया 90। कोई दिक्कत है? विकास जी सिंपल वैल्यू से अलग भी बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे यहां पर एक कॉन्सेप्ट बताना है जो कि आपके आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व करेगा, और वो पॉसिबल होगा सेलिंग प्राइस की हेल्प से। और मैं ये चाहती हूं कि आज वाली क्लास में मैं आपको ये चीज बता दूं। बताइए कोई दिक्कत है? कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, यहां पर सिंपल वैल्यू से हटके कोई भी वैल्यू ले लो। बेसिकली हमें इन चीजों का यूज नहीं करना, इन चीजों का यूज मुझे करना है शॉर्टकट बनाने में। तो वो शॉर्टकट कैसे बनेंगे, उन चीजों के ऊपर अब मैं लेके जाना चाह रही हूं आपको। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। आप इसी चीज को लिख सकते हो एमआरपी 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। विजिबल है? एमआरपी इंटू 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। कैसे? क्या यहां से भी 90 आएगा? एमआरपी कितना है? 100। 100% में से अगर आप डिस्काउंट परसेंट घटाते हो तो आपको 10% घटाना पड़ेगा। अगर आप 100% में से 10% घटा देते हैं तो कितना मिलेगा बताइए आपको? 90%। और 100 का 90% कितना होता है भाई? 90। 100 का 90% कितना होता है स्टूडेंट? 90। तो आप कह सकते हो यहां पर कि आप सेलिंग प्राइस के लिए आप इस चीज का भी यूज कर सकते हो और इस चीज का भी यूज कर सकते हो। ये जो नीचे वाला 100 है, ये ऊपर मैंने परसेंटेज में इसको चेंज किया है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला नीचे वाला 100 है, इसको मैंने ऊपर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, कोई परेशानी हो? क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको एक साइड में लिख लेंगे। सेलिंग प्राइस के ऊपर ही मैं बात क्यों कर रही हूं, अभी मैं एक बार और बात करूंगी इसके बारे में। ये है किसके बारे में? सेलिंग प्राइस के बारे में, एसपी के बारे में। ये एसपी मैंने किसकी हेल्प से निकाला है? ये सेलिंग प्राइस किसकी हेल्प से निकाला है बताओगे? एमआरपी की हेल्प से। लिख लेना, जब एमआरपी की हेल्प से सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो हम इस फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इस फॉर्मेशन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब और क्या चीजें हैं आगे? अब यही डेटे में मैं आपको कह दूं कि मैंने किसी चीज को खरीदा है 100 में, उसके ऊपर मैंने प्रॉफिट कमाया 10% का, तो बताओ मैंने उस चीज को कितने में बेचा होगा? मैं किसी चीज को खरीद रही हूँ 100 में, 10% का प्रॉफिट कमाया, तो बताओ कितने में बेच रही हूँ? तो आप कहोगे 110 में। ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी है। 100 में अगर आप 10 का प्रॉफिट कमाओगे तो नेचुरल सी बात है 110 में ही बेचोगे, राइट?
अब आप इस 110 को किन किन तरीकों से ला सकते हो? पहला तरीका, 100 में आपको प्रॉफिट कमाना है, कितने का? इसी 100 का 10%। तो आप कहोगे 100 में 10 का प्रॉफिट कमाओ, यानी कि 110 में आप इस चीज को बेच दोगे, 110 में आप इस चीज को बेच दोगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? ये भी सेलिंग प्राइस लाने के लिए ही है। आप इसे लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। सीपी कितना है भाई? 100, 100% प्लस प्रॉफिट कितना है भाई? 10% का। तो आप कहोगे 100 गुना 110%, 100 गुना 110 बटे 100। आप लिखोगे जी एसपी आ गया 110, एसपी आ गया कितना? 110, ठीक है। तो ये वाला एसपी निकला किसके किसके साथ? कॉस्ट के साथ। ये वाला एसपी निकल के आ रहा है किसके साथ स्टूडेंट? कॉस्ट के साथ। मैंने 2 एसपी निकाले यहां से। किसी को कोई भी समस्या हो तो बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी हो तो आप बताइए। बिल्कुल हैप्पी रिपीट करती हूं मैंने बोला कि मैंने किसी चीज को 100 में खरीदा, 10% का प्रॉफिट कमाया और आगे कितने में बेचा, मुझे ये बताओ। सिंपल सी बात है, हम सबको वर्बली पता है, कॉपी पेन की जरूरत नहीं है कि हम 110 में इसको बेचेंगे। फिर भी मैं यहां से एक फॉर्मेशन रेडी करना चाहूं तो मैं कहूंगी एसपी बराबर सीपी इंटू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, लॉस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। सीपी कितना है? 100, 100% प्लस 10%, 100 प्लस 10 110, 100 गुना 110% हटा के नीचे 100 कैलकुलेट करो 110। बताइए कोई दिक्कत है? बताइए कोई प्रॉब्लम है यहां तक? मैंने 2 चीजें अब तक करवाई आपको, सेलिंग प्राइस एमआरपी की हेल्प से, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की हेल्प से। सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य की हेल्प से निकालना और सेलिंग प्राइस को ही हमने कॉस्ट प्राइस के वैल्यू से ही निकालना, ठीक है। बिल्कुल मंजू सही कह रहे हो आप, यहां से समझ गए आप कि एमआरपी और कॉस्ट प्राइस हम यहां से रिलेशन निकालेंगे, यानी कि उसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो, मैंने सेलिंग प्राइस 2 जगह से निकाला, पहला एमआरपी से और दूसरा कॉस्ट से। यानी कि मेरा सेलिंग प्राइस 2 तरीके से निकल सकता है। किसी एक वस्तु के लिए मैं विक्रय मूल्य 2 तरीकों से निकाल सकती हूँ, पहला क्रय मूल्य के तरीके से और दूसरा अंकित मूल्य के वे से, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब देखो, जैसे मैं कहूं मेरी जेब में 50 रुपए हैं, एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना, मेरी जेब में 50 रुपए हैं। इस वैल्यू को बताने के लिए, इस बात को बताने के लिए मैं 50 तरीके यूज कर सकती हूँ, ठीक है। इसी बात को बताने के लिए मैं आपको 50 तरीके यूज कर सकती हूँ, ठीक है। मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी जेब में 100 का 50% पैसा है, ठीक है, कुछ ही बोल लो आप। अब ये भी कह सकते हो कि मेरी जेब में 40 रुपए में 10 रुपए और बढ़ा दो, इतने रुपए हैं, ठीक है। 70 में से 20 कम है मेरी जेब में, 80 में से 30 कम है मेरी जेब में, ठीक है। 10 रुपए से 40 रुपए ज्यादा है मेरी जेब में। कुछ ही तरीका यूज कर लो इस 50 रुपए को मेंशन करने के, मैथ की भाषा में, आपके ये जो एप्टीट्यूड है इसकी लैंग्वेज में, आप किसी भी वे में आप इस 50 रुपए को मेंशन करके दिखा सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से इस सेलिंग प्राइस को आप 2 तरीके से मेंशन कर सकते हो, पहला तरीका एमआरपी, दूसरा तरीका कॉस्ट प्राइस। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरी कोई फैक्ट्री है, मैंने वहां पर एक चीज बनाई, जिस चीज के ऊपर मैं आपको कहती हूं, जिस चीज का मैंने एमआरपी शो कर दिया कितने रुपए? 100 रुपए, सॉरी, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला मेरी एक फैक्ट्री है जहां पर कोई एक सामान बन रहा है जिसकी कॉस्ट है 100 रुपए, ठीक है। सपोज मेरी एक फैक्ट्री में एक रजिस्टर बन रहा है, उस रजिस्टर पे को बनाने में जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है? 100 रुपए। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर एक रजिस्टर बनकर रेडी हुआ है, कितने रुपए में? 100 रुपए में। अब इसे मार्केट में बेचना है, अब ऐसा तो नहीं करना कि 100 की कॉस्ट आई है तो 100 में ही बिकेगा ये।
मैं कहती हूँ चलो 100 का बन गया, आप ऐसा करो इसके ऊपर 150 रुपए एमआरपी कर दो। आप इसके ऊपर कितने रुपए एमआरपी कर दो? 150 रुपए, यानी 150 रुपए। ध्यान से मेरे शब्दों को समझना। मैंने बोला मैंने कोई अपनी फैक्ट्री में एक सामान बनाया जिसके ऊपर लागत आई मेरी 100 रुपए की। मैंने बोला कि अब ये सामान 100 रुपए का तो रेडी हो चुका है, अभी प्रॉफिट भी कुछ होना चाहिए। प्रॉफिट कमाने के लिए आप ऐसा करो एमआरपी बढ़ाकर लगा दो। तो इस 100 रुपए की जगह मैंने इसके ऊपर टैग लगाया कितने रुपए का? 150 रुपए का। अब मार्केट में ये चीज कितने रुपए की बन गई भाई? 150 रुपए की। ठीक है, अब होगा क्या? कस्टमर को कुछ खुश करने के लिए कुछ डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। मैं कहती हूं कि मैंने इसके ऊपर 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। मैंने 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। 30 रुपए का डिस्काउंट दूंगी तो ये कितने रुपए में बेचूंगी बताइए? 120 रुपए में। जो चीज 150 रुपए की बनी है, इसके ऊपर अगर आप 30 रुपए का डिस्काउंट दे देते हो तो आप इस चीज को कितने में बेच पाओगे? 120 में। कोई दिक्कत है? मैं कहती हूं कि अगर ऐसा हुआ तो भी मैंने 20 रुपए का मुनाफा कमा लिया, तो भी मैंने 20 रुपए का मुनाफा कमा लिया। मैंने किसी चीज को बनाया 100 में, उसके ऊपर एमआरपी लगाया 150 रुपए, फिर डिस्काउंट दिया 30 का, इतना करने के बाद भी मुझे मुनाफा हुआ 20 रुपए का। तो क्या मैं सही कह रही हूं? क्या मैं सही कह रही हूं? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको ये पॉइंट ना क्लियर हुआ हो? कोई भी एक सिंगल ऐसा स्टूडेंट जिसको ये पॉइंट ना क्लियर हुआ हो? क्लियर है? अब कुछ सोच रहे होंगे 20 का मुनाफा कैसे कमा लिया? भाई कोई चीज 100 में खरीदी है, 120 में बेच दोगे तो आपको मुनाफा ही तो होगा 20 रुपए का। बात समझ आई? इसका मतलब ये है सेलिंग प्राइस एमआरपी की हेल्प से निकालो या सेलिंग प्राइस आप कॉस्ट प्राइस की हेल्प से निकालो, सेम रहेगा, बराबर रहेगा। दोनों तरफ से निकाला गया जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? बराबर होगा। कोई दिक्कत है? अगर आप इसकी परसेंटेज निकालते हो तो कुछ अलग निकलेगी, यहां से डिस्काउंट परसेंट कुछ अलग निकलेगा और यहां से प्रॉफिट परसेंट कुछ अलग निकलेगा। दोनों का प्रॉफिट परसेंट सिमिलर नहीं होगा। प्रॉफिट और डिस्काउंट जो है वो सिमिलर नहीं होगा। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत है? आपको इतना पता चल गया कि आप सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की हेल्प से निकालते हो या सेलिंग प्राइस एमआरपी की हेल्प से निकालते हो, दोनों ही कंडीशन में आपका सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा। तो अब यहां से मैं एक छोटा सा फॉर्मेशन आपको बना के दिखा रही हूं जो कि हम डिस्काउंट टॉपिक में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, है ना? तो देखिए, मैं कहती हूं कि एमआरपी की हेल्प से सेलिंग प्राइस निकालो या कॉस्ट प्राइस की हेल्प से सेलिंग प्राइस निकालो, सेलिंग प्राइस सेम होगा। अब इस सेलिंग प्राइस को मैं लिख सकती हूं एमआरपी 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर, इसे लिख सकती हूं कॉस्ट प्राइस 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। कोई दिक्कत है किसी को? तो आप बताइए। किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है तो बताइए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं कह रही हूं एमआरपी यहीं रहने दो, कॉस्ट प्राइस यहां ले आओ, कॉस्ट प्राइस यहां ले आओ। तो आप इसे लिखोगे 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब एक चीज ध्यान रख लेना कि जब भी आपको एमआरपी निकालना हो, डिस्काउंट के पोर्शन में बात कर रही हूं अब मैं आपसे, कभी भी आपको एमआरपी निकालना हो तो आप एमआरपी के लिए मेंशन कर सकते हो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, और कभी भी आपको कॉस्ट निकालनी हो यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो आप लिखोगे 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। यह आपका एक ऐसा शॉर्टकट है जिसे आप रेशियो फॉर्मेशन में लिख सकते हो और विद इन सेकेंड या आगे आगे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है। ठीक है, तो आप यहां लिख दो एमआरपी रेशियो कॉस्ट प्राइस। एमआरपी कितना है भाई? कैसे आएगा? 100% में प्रॉफिट परसेंट जोड़ दो तो एमआरपी आएगा, और 100% में डिस्काउंट परसेंट घटा दो तो कॉस्ट आएगी। ठीक है, अब इस चीज को बताने के लिए मैं आपको डायरेक्ट भी कह सकती थी कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा और आप लोगों को माननी पड़ती बात,
ठीक है, लेकिन इसी के पीछे का रीजन क्या है, ये चीजें बनी कैसे, उन चीजों को समझने के लिए मैंने इतना सारा प्रोसीजर आपको बताया है। ठीक है, आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते, मुझे पता है। अगर मैं डायरेक्ट कह देती कि एमआरपी आएगा तो ऐसा लिख लो, कॉस्ट आएगा तो ऐसा कर लो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। अब तक हम ऐसा ही पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, अब तक आप सबने ऐसा ही पढ़ा है कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। मैथ्स में हर एक चीज को लिखने के पीछे का रीजन होता है, वो रीजन क्या है वही जानना आप लोगों को। और ये बहुत अच्छा मौका है बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को प्रिपेयर करने का। ठीक है, आज जितना मैंने करवाया वो सारा का सारा आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है, आप इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कल तक। कल वाली क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ और कोशिश करूंगी कि कल वाली क्लास जो हो हमारी वो 1 से 1.5 घंटे की हो। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।